आदाब, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। फिर जवानों पर हमले हुए, फिर जवानों ने डटकर मुकाबला किया, फिर नक्सलियों ने उठाया नुकसान, लेकिन हमारे जवानों ने भी कुर्बान की अपनी जान। नाज़रीन, इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिचर के दिन 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर जहां लोगों में गम है, वहीं इस कायराना हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ गुस्सा भी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस हमले के पीछे नाम आ रहा है खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडम्मा का। माडवी हिडम्मा उर्फ हिडमन्ना उर्फ हिडमालू, यानी कई नाम हैं, उर्फ संतोष नक्सलियों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी जवान हैं उन्हें हिडम्मा के बारे में जानकारी मिली थी और उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस के अरकान शामिल थे और इसमें कोबरा बटालियन के जवान भी शामिल थे। घने जंगलों के बीच चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को लग गई थी और शनिचर को नक्सलियों के हमले में 22 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और एक जवान अब भी लापता बताया जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर क्या कहीं चूक हो गई थी, जब खुद जो सिक्योरिटी के जवान हैं हमारे, वो बहुत मंसूबाबंदी के साथ कोई काम करते हैं, तो इस हमले की या इस ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को कैसे मिल गई? सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नक्सली वाकई उस इलाके में जो बीजापुर और सुकमा का जो बॉर्डर है, उस इलाके में इतने मंसूबाबंद हैं, इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस, इन तीनों की जो मुश्तरका जो वहां पर फोर्सेस थी, उनके साथ इस तरह से हमलावर हुए कि हमारे सिक्योरिटी जवानों को इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हिडम्मा के बारे में बताया जाता है कि ये हिडम्मा नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर है और जो एक पाबंदी आयद जो तंजीम है सीपीआईएम, जो दूसरे और इससे जो इसकी जैली तंजीमें हैं उससे ये जुड़ा है और मोस्ट वांटेड नक्सली भी है। करीब 40-45 साल और छोटे कद का हिडम्मा नक्सलियों की PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी की खूंखार बटालियन नंबर 1 का कमांडर बताया जा रहा है। एक जो सबसे अहम बात है इस ताल्लुक से वो ये है कि शायद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें हिडम्मा को पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो, इसलिए कि बताया जाता है कि उसकी वाज़ेह तस्वीर सिक्योरिटी जवानों के पास या सिक्योरिटी एजेंसियों के पास नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों ने, सिक्योरिटी जवानों ने बड़े से बड़े मुकाबले में कामयाबी हासिल की है, इसमें भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे तमाम ऑपरेशन के बीच कहां कहां चूक हो जाती है। इन हमलों के बाद जैसे कि खबर मिली, जो हमारे वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने अपनी कुछ सियासी रैलियों को थोड़ा कम करके वो दिल्ली आए, फिर यहाँ से वो छत्तीसगढ़ भी गए और वहाँ छत्तीसगढ़ में उन्होंने वज़ीर आला के साथ, जो भूपेश बघेल वहाँ के वज़ीर आला हैं छत्तीसगढ़ के, और सिक्योरिटी अफसरान, आला अफसरान के साथ मीटिंगें की और उन्होंने प्रेस को ये बताया कि जो नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन जारी है उसकी झुंझलाहट की वजह कर नक्सलियों ने ये कारनामा अंजाम दिया है और ये एक तरह से गलत जो है उन्होंने कोशिश की है। लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कहां कहां चूक हो जाती है और सबसे अहम सवाल, जब कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान की मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा था, तो इसकी भनक पहले से ही नक्सलियों को कैसे लग गई और इतने पहले से कैसे लग गई कि वो उन्होंने एक तरह से काउंटर अटैक का पूरी मंसूबाबंदी की और वो इस तरह से इतना नुकसान पहुंचा पाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम इनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। उचित शर्मा है, समाजी कारकुन है, गुलरेज शेख तर्जमान बीजेपी, कुलदीप खोड़ा फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, और कुछ देर में हमारे साथ पल्लवी शर्मा भी होंगी जो कांग्रेस तर्जमान है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कुलदीप खोड़ा साहब के पास। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये कि जो इंटीरियर्स में जाते हैं हमारे सिक्योरिटी के जवान, जिनमें सीआरपीएफ होती है और जो वहां की मकामी पुलिस होती है, अगर झारखंड में ऑपरेशन हो रहा है तो झारखंड पुलिस, या फिर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है तो छत्तीसगढ़ की पुलिस, और साथ ही साथ कोबरा बटालियन, इन सब के साथ मिलकर किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है और कहां ऐसा मामला आता है कि जिसके वजह कर कुछ इंफॉर्मेशन शायद लीक हो जाती है? इस मामले में क्या कुछ हुआ होगा?
देखिए, सबसे पहले मैं इन शहीद जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी अजीम कुर्बानी दे दी। हालांकि फोर्सेस जब कोई भी आदमी ज्वाइन करता है तो वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए हर टाइम तैयार रहता है, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत या इंटीरियर सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए जी। लेकिन हमने इसमें इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में यह भी देखना है क्या ये कीमती जाने बचाई जा सकती थी जी जी या नहीं। तो अगर हम इसको बिल्कुल बारीकी से देखें इस ऑपरेशन को, सबसे पहले मैं ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं जी कि ये एक ट्रैप था, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। ये इंटेलिजेंस जानबूझ के इनको फीड कराई गई पुलिस को, और पुलिस के जो अफसर जिन्होंने ये ऑपरेशन प्लान किया वो उस ट्रैप में फंस गए जी। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ ट्रैप, और उस ट्रैप में फंसे हैं, दे हैव वॉक्ड इनटू ट्रैप। अब बहुत बार ये भी होता है कि अनकन्फर्म्ड इंटेलिजेंस होती है या इंटेलिजेंस के सोर्स पे पूरा भरोसा नहीं होता। अब उसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, उसके लिए बाज़ाब्ता प्लानिंग होती है या स्काउट्स भेजे जाते हैं और साथ साथ में इंटेलिजेंस को वेरीफाई किया जाता है। अगर उसमें भी खामी हो तो ये ऑपरेशन प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए ताकि अगर इंटेलिजेंस गलत भी हो, क्योंकि कई बार होता है कि इंटेलिजेंस सही नहीं होती है, ये नहीं कि हर टाइम जो इंटेलिजेंस मिलेगी वो सही होगी, स्पेसिफिक होगी और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा जी। इसलिए इंटेलिजेंस फेलियर का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें कि इंटेलिजेंस कोई गलत ना हो, किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की हो। तो इसमें तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर हमारे जवानों की शहादत हुई उससे ऐसा लग रहा है कि उस इंटेलिजेंस फेलियर के बाद का जो बैकअप प्लान है उस पर शायद बहुत ज्यादा गौर नहीं किया जा सका। बताऊंगा, जैसे ये 2000 लोगों का ऑपरेशन प्लान किया गया था जी, और एक इंटेलिजेंस थी, वहां पे माओइस्ट लीडर हिदमा है और साथ में काफी तादाद में माओइस्ट लीडर भी वहां पे, माओइस्ट के कैडर भी हैं। तो बजाय हमारी फोर्सेस वहां पे वॉक इन कर गए और उनको 3 साइड से घेरा गया, उन पे ब्लास्ट किए गए, फायरिंग की गई, एलएमजी भी यूज हुआ, उनके हथियार ले गए, उनको स्टैब किया गया, उनको फंसाया गया। वो जवान साथ वाले घरों में भाग के अपने शरण लेने गए, बचने के लिए गए, लेकिन वहां पे भी माओइस्ट लीडर थे, उन घरों को खाली किया गया था। मतलब इतने तादाद में माओइस्ट थे वहां पे, घरों को खाली कराया गया था। इंटेलिजेंस फिर भी बाहर नहीं आई। चलो इंटेलिजेंस नहीं आई तो ऑपरेशन अगर किया गया प्लान, तो ऑपरेशन बजाय कि वो हमें 3 साइड से सर्कल करते, हमने इन 3 गांवों को जिसमें हम पे प्रेजेंस की इतला थी उनको हमने घेरे में लेना था। 2000 लोग काफी होते हैं, अगर 2000 कम भी पड़ते और जोड़ देते उसमें और प्लान करते ताकि माओइस्ट इन 3 गांवों में बीच में फंस जाते बजाय इसके कि हमारे जवान बीच में फंस जाए जी। तो ये एक इंटेलिजेंस का भी जहां तक एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, और वहां ऑपरेशन प्लानिंग का भी एक इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि कैसे प्लान किया गया और ये क्यों एक झुंड में चल रहे थे कि सारे के सारे इसमें शिकार हो गए। 20 से ज्यादा मर गए, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। एक सीआरपीएफ का जवान जो जम्मू का इंसिडेंटली है वो उनके कब्जे में है जी। तो ये एक, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। कई बार ये होता है कि पहला इंसिडेंट हो, इस एरिया में इस टाइप के इंसिडेंट पहले बहुत हुए हैं, उनसे हमने बार बार सबक हासिल किया है जी। लेकिन ये समझ नहीं आता कि उस सबक को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता ग्राउंड पे जी। और साथ में हमने जो, ये नहीं मैं कहूंगा कि बस्तर इलाका एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, जम्मू कश्मीर में बहुत डिफिकल्ट एरियाज हैं। आप अगर देखेंगे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा और कश्मीर के पहाड़ी इलाके, वहां भी टेररिस्टों ने शरण ली थी बार बार। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें बजाय इसके सेंट्रल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इस पे अब सोचे कि वहां पे जैसे जम्मू कश्मीर में आर्मी और लोकल पुलिस का एक बना है, एक सक्सेसफुल ग्रिड बना है जबरदस्त जी जी, और बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में फोर्सेस जी। उसी टाइप के ग्रिड की बात सोचे बस्तर वैली में और खासतौर पे मोस्ट अफेक्टेड एरियाज में। चलिए तो मैं इस बारे में और लोगों से भी बात करता हूं। कुलदीप खोड़ा जी हमारे साथ बने रहे। अब मैं आपको बताना था कि कुलदीप खोड़ा साहब जो है फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के, और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसमें लग रहा है कि शायद ये जो पहलू है वो बहुत शायद नजरअंदाज रहा कुछ जगहों से। उचित शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन है। उचित, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि
एक तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि फाइनल स्टेज है कि जब एक ऐसा मौका आता है कि मुठभेड़ होती है, चाहे वो नक्सलियों के नरगे में हमारे सिक्योरिटी जवान आ जाएं या फिर सिक्योरिटी जवान कामयाबी से नक्सलियों को घेर लें। सवाल ये है कि सोसाइटी से लेकर, समाज से लेकर और उसके सुधार तक ये भी एक पैरेलल लाइन है जिसके बारे में लगातार बातें होती रही हैं। आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, इस मसले का हल अब केवल वार्ता करके ही निकला जा सकता है, एक जो हम लोग जहां से सोचते हैं जी। क्योंकि ये जो एक्शन है जो 20 साल से छत्तीसगढ़ पूरे के पूरे नक्सलवाद से घिरा हुआ है, जो 8 ब्लॉक से लेके अब 18 डिस्ट्रिक्टों में आ चुका है, मतलब धीरे धीरे ये अपना पैर हर साल बढ़ाते ही जा रहे हैं। नो डाउट कि आप अगर वर्तमान में अगर बात करेंगे तो पिछले 2-3 सालों से नक्सल गतिविधियां कम हुई है जी। नई सरकार के आने पर हो या जो भी राजनीतिक कारण हो, नक्सली गतिविधियां कम हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस ऐसी लगातार नक्सली गतिविधियां होते जा रही है। और आज से नहीं, ये हम 20 साल से देख रहे हैं और लगातार देखते आ रहे हैं। कभी 23 जवान शहीद होते, कभी 25 होते, मतलब 73-75 जवान तक हमने शहीद देखे। बड़ी दुर्दनाक घटना छत्तीसगढ़ देख चुका है। लेकिन अब इसका हल तो जब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनका एक जवानों का बल हो या कोई ज्वाइंट ऑपरेशन हो, बहुत अच्छी बात की। और बहुत ही मतलब उन्होंने, मैं सुन रहा था पूर्व डीजीपी साहब को, तो बहुत उम्दा बात की उन्होंने इस बारे में, जो उनको काफी पुख्ता जानकारी है क्योंकि वो कई विभाग से जुड़े रहे हैं। तो चर्चा करके जी, राजनीतिक पहल करके, अभी कुछ दिन पहले उनकी आई भी थी कि वो डिबेट करना चाहते, बात करना चाहते। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला भी था कि हम ठीक है, अगर बात करना चाहते हैं तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। खैर हर मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है, लेकिन वो ये बात सत्य है कि जो अभी पिछले 1-2 सालों में जो घटनाएं कम हुई है और जवानों का जो मनोबल बढ़ा है, और जवान हमेशा पुलिस बल जवान या जो हमारी जो वहां पे लोग डेप्यूट है वो कह रहे हैं कि हमने उनको पीछे ढकेला है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए, अपने आप को आगे एक कदम आगे दिखाने के लिए वो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। और ये बात भी डीजीपी साहब जो बोल रहे थे कि ये एम्बुश में फंसे हैं हमारे जवान, ये बात सत्य है कि हिडमा का कोई फोटो हमारे पास है नहीं। हिडमा जो, ये देखिए, हिडमा को आपको समझना चाहिए कि ये जो पहले जो वहां के हेड थे, जोनल हेड रमन्ना जी, उसके मारे जाने के बाद हिडमा वहां पे हेड हुए हैं। हिडमा उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जहां पे ये घटना हुई है। हिडमा एक खूंखार नक्सली है, 40 लाख का उनके ऊपर इनाम है, 40 साल लगभग उनकी उम्र है जी। लेकिन इसके पहले भी 3-4 बार हिडमा मर चुके हैं, 3-4 बार ऐसी खबरें आ चुकी है। लेकिन ओरिजिनल हिडमा मरा है कि नहीं मरा, ये अभी आशंका इस पे बनी हुई है। तो ये हिडमा के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये पूरे के पूरे, इसके पहले भी दरभा वाले कांड भी हुए थे, अभी फिर हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, जो नक्सली, जो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, जो एम्बुश पे फंसे, जो डीजीपी साहब ने बोले, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और यही हो रहा है। लेकिन संवाद करने के अगर नहीं हल निकल पा रहा है, तो अगर इसको बिल्कुल, अगर किसी कूल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो माकूल जवाब भी देना चाहिए, चाहे दोनों केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी। इसके पहले आंध्रा में भी तो हुए हैं, वहां पे तो पूरे के पूरे खत्म किया गया है। तो क्या कोई ऐसे प्रयास नहीं किए जा सकते? जनता, सवाल इसी को लेकर है कि रह रहकर इसका सर उठना, और अक्सर इस बात को लेकर भी बातें होती हैं कि वो जो कोई भी हैं वो अपने ही देश के नागरिक हैं। तो क्या हम उन्हें वार्ता के जरिए से, बातचीत के जरिए से, टेबल टॉक के जरिए से मसले का हल निकाला जा सकता है, या फिर ये कि ताकत का ही इस्तेमाल करना है? लेकिन किसी भी सूरत में नुकसान होता है, जाने जाती हैं तो हमारे देश के अपने लोगों की ही जाने जाती हैं। बहरहाल इस पर बातें हो ही रही है। हमारे साथ पल्लवी शर्मा जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की तर्जुमान है, और गुलरेज शेख हैं, तर्जुमान बीजेपी के। पल्लवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये मसला इतना बड़ा है जो कई दहाइयों से चला आ रहा है, क्या इसे राजनीतिक तौर पर हल कर पाना बहुत मुश्किल है छत्तीसगढ़ में, चाहे वहां पर सरकार बीजेपी के रहे या फिर वो कांग्रेस के रहे? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला रुकता नहीं है। देखिए, मैं पहले जानना चाहती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, क्योंकि आपकी टीम बार बार बोल रही है मेरी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है और हमारे नाज़रीन भी आपको सुन पा रहे हैं। जी, आप बोलें। जी, शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो मैं अपनी सहानुभूति, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहानुभूति, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सहानुभूति जताना चाहती हूँ जवानों के परिवार के साथ, और जिन जवानों ने इस देश की रक्षा करते अपने आप को शहीद कर दिया।
मुझे लगता है कितनी भी सहानुभूति आज हम उनके तरफ अपनी दिखाएं या कि कितनी भी सहानुभूति उनको दें, जो दुख और जिस गम से वो गुजर रहे हैं उसको समझ पाना मेरे आपके लिए, बाकियों के लिए मुश्किल है। वो गम वो परिवार ही समझ सकता है जिससे वो जूझ रहा है, जो जूझ रहा है उससे। जहां तक आपका सवाल रहा, देखिए मुझे लगता है जो आपने कहा बार बार गवर्नमेंट्स आती हैं, क्या ये इतना बड़ा मसला है? मसला बहुत गंभीर है। इसीलिए आपको याद होगा पूर्व जो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिससे देश को सबसे बड़ा अंदरूनी व इंटरनल व एक्सटर्नल सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवाद इस देश के लिए। लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल तब निकलेगा जब जो राज्य में सरकार है और जो केंद्र में सरकार है आपस में एक प्रॉपर तालमेल के साथ, एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। देखिए राज्य सरकार के पास क्या इंटेल था कि ऐसा कोई हमला होने वाला है? था। केंद्र सरकार को सूचित किया गया, वहां पे पूर्व सीआरपीएफ के डीजीपी 15-20 दिन पहले से मौजूद थे, ऑपरेशंस के हाई लेवल ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद थे, उसके बावजूद ये हमला हुआ। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो बहुत बहुत कड़ा तालमेल होना चाहिए। केंद्र सरकार सिर्फ हर हमले के बाद, जैसे पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भी हमने गृह मंत्री को सुना, उन्होंने कहा इसका बदला लिया जाएगा। ये हमला भी हुआ तो गृह मंत्री ने यही स्टेटमेंट दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। तो मुझे लगता है बदला तो लेंगे, वो एक कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना, कड़ा इस पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन गृह मंत्री होने के नाते आपका पहला दायित्व क्या है? पहला दायित्व ये है कि आप इंश्योर करें कि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं वो शहीद ना हो, उनके घरों को के घर वालों को उससे ना जूझना पड़े, उस दुख से, उस गम से ना जूझना पड़े जिससे वो आज जूझ रहे हैं या जिसको पुलवामा के बाद जूझे। इसी बात को अभी कुलदीप खोड़ा साहब भी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, जबकि हालांकि कोई वर्दी पहनता है तो उसकी जो एक कह सकते हैं कि जो पीक ऑफ उसकी सर्विस होती है, डेडिकेशन होता है, वो यही होता है कि वो शहादत का दर्जा हासिल करे। कि उसके बावजूद इंटेलिजेंस इस बात को तय करता है कि क्या हम कामयाब भी हो जाएं और हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो कम से कम भी हो, ये असल कामयाबी मानी जाती है। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से हैं। गुलरेज साहब माफ कीजिएगा, पहले मैंने इस मामले के जो सर फहरिस्त जो लोग हैं जो इससे सीधे जुड़े उनके पास मैं गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस पे कोई कमोशन ना करें, हम लोग हल्ला गुल्ला ना करें, बात को सलीके से इसके मसले के हल तक पहुंचें। बीजेपी के लिए यह मसला कितना अहम है और क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर भी इस मसले का हल निकाला जा सकता है? देखिए आजम साहब, मैं अभी जब हमारी बहन पल्लवी बोल रही थी तो साइड में एक पिक्चर चल रही थी छोटी सी बच्ची के रोने की। तो मुझे लगता है कि हमको उस फोटो को देखने के बाद किसी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए, ग्राउंड स्थिति पर चर्चा करना चाहिए जिससे कुछ निष्कर्ष निकले। सबसे पहले तो मैं अपने ओर से और मेरे दल की ओर से सभी हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वापस पार्टी की तरफ से भी यही बात कहता हूँ उनके परिवारों को कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उनका पूरा बदला लिया जाएगा। अब ये बात हमारे फॉर्मर डीजीपी महोदय ने भी एक बात कही कि जो ग्रिड होना चाहिए स्टेट पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच में वो बहुत अनिवार्य है। डेफिनेटली मैं भी इस चीज को मानता हूं। जहां तक केंद्र का विषय है, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो यूटी की श्रृंखला में नहीं आता, ना ही पार्शियल स्टेट की श्रृंखला में आता है, तो जितने भी केंद्रीय बल भी वहां ऑपरेट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही कुछ कर सकते हैं। मैं ये बात पल्लवी को बताना चाहता हूं। अब देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, 2018 में खुद अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसको लगभग समाप्त कर दिया था नक्सलवाद को। लेकिन आप देखिए कि 2018 के बाद से आप उठा के देखिए 2 सालों के अंदर लगभग 100 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और ये स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के जो लोग थे ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉमिंग करना, सब जगह कहते हैं फिरना कि हमने खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिया, और उसको लेकर ये टॉम तो करते रहे। लेकिन जो पुलिस का मॉडर्नाइजेशन था, उसकी प्रक्रिया जो थी उसको काफी
काफी धीमी कर दी गई। मैं आपको 1 वर्ष पहले की बात बताता हूं कि उस क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विधायक थे भीमा मंडावी, और भीमा मंडावी को भी नक्सलवादियों ने किस तरह से मारा था, आईईडी लगा के मारा था, क्योंकि उनके पास जो थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो सवार थे, तो चूंकि गोली से नहीं मार सकते थे तो आईईडी ब्लास्ट से मारा था। और उस पूरे क्षेत्र में, नक्सलवाद वाले क्षेत्र में, वे एकमात्र बीजेपी के विधायक थे जिनको बहुत थ्रेट था, उनकी आंखों में खटकते थे। और जब से ये सरकार आई है, उस तरफ के लोग भी, जो उस क्षेत्र के लोग भी कहने लगे अब तो हमारी सरकार है, इनके हौसले बुलंद हुए, तो कहीं ना कहीं इनको अपने आप का इंट्रोसेप्शन करना की जरूरत है कि स्टेट की तरफ से पुलिस का मॉडर्नाइजेशन क्यों रोका गया है। आप देखिए पिछले 15 दिनों में बड़े 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो हुआ है नारायणपुर में, एक बस को नक्सलवादियों ने उड़ा दिया, दूसरा अभी हुआ, लेकिन उसके उपरांत भी मुख्यमंत्री महोदय जो है वो असम में लगे हुए हैं। आज तक भी मुख्यमंत्री जी को अभी तक ये समझ नहीं पड़ रही है कि बीजापुर जाए और सांत्वना दे, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। 15 साल में जो रमन सिंह जी ने किया था उस पर 2 साल के अंदर पानी फेर दिया गया है। पल्लवी, थोड़ा सा रिएक्शन आपको चाहिए होगा, एक छोटा रिएक्शन। जी पल्लवी। देखिए बहुत छोटा सा रिएक्शन दूंगी। बहुत अफसोस की बात है, इन्होंने पहले तो मतलब बहुत ही दर्शकों को अपना वो अच्छा चेहरा दिखाने के लिए पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट ओपनिंग दिया वो यही दिया, बच्ची की रोते तस्वीर थी, तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। इन्होंने पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात ही नहीं की। कांग्रेस पे उंगली उठाई, 2 साल में पानी फेर दिया कांग्रेस सरकार ने वो कर दिया। तो इनका ये जो दोगलापन है ना, इसी से देश को आपत्ति आती है। मैंने एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा राज्य सरकार, चाहे कांग्रेस की राज्य सरकार, बिल्कुल नहीं पल्लवी मेरी बहन, आप बताइए, मैंने ऑन फैक्ट ऑन रिकॉर्ड सब बातें बोली हैं। आप हमारे फॉर्मर डीजीपी महोदय से पूछिए मेरी बात में क्या गलती थी, ये क्या आपके बीच में नहीं बोली, ठीक है, दीप रखिए तो दीप रखिए सुनिए। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, लगभग हमारे जवान शहीद हुए कि नहीं हुए, क्या भाजपा के एमएलए भीमा मंडावी? गुलरेज साहब प्लीज, ये सही नहीं हो रही बात, आप खामोश हो जाइए, सारे डिसेंट लोग मौजूद हैं यहाँ पर। गुलरेज साहब प्लीज। देखिए जो पूर्व डीजीपी थे वो भी यही कह रहे थे कि जो राज्य की पुलिस फोर्सेस है और जो केंद्र के जो सेना बल है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना है। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार और सेंटर की सरकार को कोऑर्डिनेशन में काम करना है। तो चलिए कोऑर्डिनेशन की बात सब लोगों ने की है। उचित शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। उचित शर्मा जी, आप कहिए अपनी बात। उचित शर्मा जी, आपस में बातचीत से होगा। ठीक, देखिए विशाल, इस तरीके इस समय पे राजनीति करना मुझे बड़ा हंसी आती है। बीजेपी के प्रवक्ता इस समय भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे। ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सीएम, सबसे ज्यादा जवानों को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी वो डॉक्टर रमन सिंह थे। क्या तालबेटला का कांड ये भूल गए? क्या एर्रामोर का कांड भूल गए? दरभा का कांड भूल गए? मानपुर का कांड भूल गए? क्या पूरे के पूरे भाजपा शासन काल में ये सब हुए? और अभी आप बोल रहे हैं कि शांत कर दिए। कैसे बयानबाजी करते हैं आप इस टाइम में? 23 लोग शहीद हुए हैं, 22 लोग शहीद हुए हैं, एक उन्होंने लापता है, और आप कह रहे हैं कि केंद्र में बैठे गृह मंत्री जी ने पूरा साफ कर दिया था। इस तरीके की बात करना चाहिए आपको, वो भी इस समय जब श्रद्धांजलि देने के समय। अभी भी आप पार्टी के प्रवक्ता बने हुए, देश के प्रवक्ता बनिए। ये क्यों नहीं समझते आप? चलिए, आप अभी भी अपने पार्टी देश का प्रवक्ता बनना ये एक बहुत बड़ी बात अभी आपने कह दी है। हम में से हर एक नागरिक वो जिस पोजीशन पर हो, जिस पार्टी में हो, उसकी बात देश की बात होनी चाहिए, मुल्क की बात होनी चाहिए। अभी बहुत सारे बड़े बड़े हमारे नेता हैं जिन्होंने इस बारे में कुछ अल्फाज अभी कहे नहीं हैं, वो कहीं और हैं, अभी सियासी मकासद है, सब कुछ है, लेकिन मुल्क के लिए बात करना है, मुल्क के लिए नारा लगाना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर आखिर ये जाने कब तक कुर्बान होते रहेंगे? वर्दी का मतलब जिंदगी से हाथ धोना नहीं होता। वर्दी का मतलब होता है कि अपनी जान दे करके भी हम हिफाजत करेंगे, लेकिन हिफाजत असल है, हिफाजत कब होगी इनकी? ये बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।